नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार एसएससी सिज्जल न्यू भर्ती 2025 के लिए यानी कि बीएसएससी सिज्जल 4 का जो न्यू वैकेंसी आई हुई है उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे। जो न्यू प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए हम शुरू किए हुए थे उसमें एक प्रैक्टिस सेट हो चुका था और आज जो है कि प्रैक्टिस सेट नंबर हम सभी 2 को कंप्लीट करने वाले हैं, जो बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर यह प्रैक्टिस सेट है। तो शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में आपसे स्कोर भी देखिए कितने स्कोर कर पा रहे हैं। 75 क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी प्लस में करंट का भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले बिहार जीके का स्पेशल हम 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं बिहार एसएससी सिज्जल यानी कि सचिवालय सहायक के लिए, तो उसे भी जाके देख लीजिएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो यहां पर देखिए करों की वसूली की बात किया गया है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। राइट आंसर होगा समहारता, याद रखिएगा आप सभी। आगे देखिए अब क्या क्या बन सकता है प्रश्न। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौटिल्य का अन्य नाम क्या है, तो चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। दूसरा, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता है। ये किस वंश से संबंधित थे कौटिल्य, तो याद रखिएगा मौर्य वंश से संबंधित थे। वहाँ का ये प्रधानमंत्री थे या कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का ये सलाहकार थे, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिएगा आप सभी कि अर्थशास्त्र ये किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, राजनीतिक से संबंधित है। बात समझे। अच्छा, कौटिल्य ने शिक्षा ग्रहण कहाँ किया था, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। इसके अलावा वहाँ का ही प्रधानाचार्य था। तो इतना सा फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा, हो सकता है कि प्रश्न आपका पेपर में बन जाए। अगला है किन 2 भौतिक राशियों का मात्रक समान होता है। किन 2 भौतिक राशियों का मात्रक जो होता है वो समान होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा वेग और चाल, ये दोनों का मात्रक समान होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा, हूबहू रिपीट किया जा सकता है। बात समझे आप सभी। अब देखिए ये प्रश्न तो पूछ लिया गया है, आगे क्या क्या प्रश्न बन सकता है ये समझिएगा आप सभी। पहला प्रश्न अगर आपसे इसे पूछा जाए कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, जिसे हम सभी एच और जेड से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, याद रखिएगा आप सभी। डब्ल्यू से इसको प्रदर्शित करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, याद रखिएगा आप सभी। क्या होता है, जूल होता है। इसके अलावा आवेश का एसआई मात्रक आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, याद रखिएगा आप सभी। क्या होता है जी, पास्कल होता है। बस इतना सा फैक्ट याद रखिएगा। एक प्रश्न और याद रखिएगा ज्योति तीव्रता के बारे में। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, केंडला। इतना प्रश्न जो बताएं अति महत्वपूर्ण है, हो सकता है प्रश्न आपके पेपर में यहां से आ जाए, तो इसको आप कंठस्थ याद कर लीजिएगा। अगला है एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। तो यहाँ पर समय आलेख की ढाल की बात किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ए होगा, 0 होगा। देखिए जब कोई वस्तु समान गति से चल रही होती है ना, तो उसका वेग जो होता है वो आपका नियत होता है या नियत रहता है, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कह सकते हैं कि वेग समय आलेख जो होता है इसको समांतर रेखा में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा में, समांतर रेखा में। और जो समांतर रेखा में प्रदर्शित किया जाता है ना, इसका आलेख ढाल जो होगा वो आपका त्वरण होती है, याद रखिएगा आप सभी। आलेख ढाल क्या होती है, त्वरण। तो जब आलेख ढाल त्वरण होती है तो यहाँ पर वेग में कोई भी परिवर्तन आपको देखने के लिए मिला नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये समान गति से चल रही होती है। तो यहाँ त्वरण इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। जो एप्लीकेशन पे जो कोर्स लॉन्च किया गया है, यहाँ हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, तो ये आपका पराक्रम बैच है, जहाँ हम आपको टॉपिक वाइज थ्योरी क्लास पढ़ाने वाले हैं, जिससे आपका हर चीज का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद और सब्जेक्ट का ई बुक देंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ। ये क्या होता है? ये पीडीएफ वो आपको मिलेगा जो कह सकते हैं कि जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था उसका डिटेल पीडीएफ आपको देंगे। प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपना तैयारी जांच सकें। जो एग्जाम सिलेबस आपका है उसी सिलेबस के आधार पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप अपना तैयारी को जांच पाइएगा कि किस लेवल का आपका तैयारी हुआ है और कहां ठीक करने का आवश्यकता है। तो अगर इस बार 100% सफलता पाना चाहते हैं तो फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी और तैयारी करना शुरू कर दीजिए मिशन मोड में, क्योंकि अब की बार कंपटीशन काफी ताबड़तोड़ रहने वाला है, क्योंकि सीट बहुत कम है तो कंपटीशन रहेगा। तो इसमें क्या करना है आपको? मिशन मोड में तैयारी करना है, वो चीजें आपको कंप्लीट करना है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आयोग पूछता है वो चीज आपको पढ़ना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जाके, सक्सेस योद्धा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी कि निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है? तो यह आपका अपकेंद्रीय बल लगता है, इसमें याद रखिएगा आप सभी। अपकेंद्रीय बल के कारण जो है कि दूध से क्या होता है? मक्खन आपका अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकेगी? तो देखिए ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलती है, याद रखिएगा आप सभी। इसमें इसका चाल शून्य होता है, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ठोस, गैस, द्रव। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, तब गैस में। तो सबसे कम किसमें है? गैस में है। क्या ध्वनि निर्वात में गमन करती है? नहीं करती है। बात समझ के आप सभी, नहीं करती। अगला प्रश्न है कि बिजली चमकने जैसे तड़ित करते, इससे जंगल में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है, याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप सभी, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि लास्ट में आप सभी को स्कोर भी बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थियोडोर मेनन ने जो है कि लेजर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सत्य नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए ये वाला प्रश्न जो होता है ना, गलती होने का प्रबल संभावना होता है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि ये एक धन आवेशित किरण होती है, बिल्कुल सही है कि ये धन आवेशित किरण होती है। यह विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है, ये भी सही है। इनका वेग प्रकाश की वेग का 1/10 गुना होती है, ये भी सत्य है, याद रखिएगा आप सभी अल्फा किरण के बारे में। जबकि ऑप्शन में सी इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि ये फोटोग्राफी प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करें बढ़ते क्रम में, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा पहले एल्युमिनियम हो जाएगा। देखिए एल्युमिनियम का जो भार होता है वो 27 होता है, लोहा का लगभग 55, तांबा का हो जाएगा 63 के अप्रॉक्स में और चांदी का होता है 108 के अप्रॉक्स में। एल्युमिनियम जो देख रहे हैं ये आपका जो है पीरियोडिक टेबल में बात किया जाए तो ये पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। लोहा, तांबा, चांदी जो है ये सभी आपका डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन में बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? चलिए क्वेश्चन में 12 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर होगा पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूखी सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो ये आपका रासायनिक ऊर्जा सूखी सेल, सेल मतलब क्या होता है? बैट्रिक, और बैट्रिक में रासायनिक ऊर्जा ही होती है। अगला है कि गन मेटल में कौन सा अवयव रहता है? गन मेटल की यहाँ पर बात किया गया है, तो इसमें तांबा, जस्ता, टीन, यानी कि गन मेटल जो बना होता है तांबा, जस्ता, टीन का बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन में सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी, वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के एक गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है वह कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, एमिलॉयड मल्टीप्रोटीन जो है यह आपका अल्जाइमर रोग के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने पर मांसपेशी में थकान होती है? ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये आपका कह सकते हैं कि प्रक्रिया होता है, लैक्टिक अम्ल, याद रखिएगा आप सभी। जब कोई भी अनचाहा काम कर लीजिएगा, जैसे अचानक दौड़ जाना, इसमें क्या होता है कि अचानक दौड़ जाने के बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, जिससे क्या होता है कि मांसपेशी में लैक्टिक एसिड जम जाता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं?
एनारोबिक श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। चलिए क्वेश्चन में 17 का राइट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी से नीचे कमेंट बॉक्स में हम चाहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1916 को किया गया। अच्छा, अगर अधिनियम की बात किया जाए तो अधिनियम आपका था 1915 अधिनियम के तहत किया गया था। इस समय आपका वाइसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था, याद रखिएगा आप सभी। लॉर्ड हार्डिंग इस समय का वाइसराय था, तो वाइसराय से क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चलिए क्वेश्चन 18 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर होगा जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। देखिए, जॉन लॉक की बात किया जाए तो इसे हम सभी आधुनिक लोकतंत्र का जनक भी कहते हैं। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भाग की बात किया गया ना, तो आपसे आंसर कर सकते हैं। देखिए, अगर पूरे भारत में बात किया जाए कि किस ओर से वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो कि अरब शाखा से शुरू होती है। अच्छा, लौटती मानसून से कहाँ पर वर्षा होती है? तो याद रखिएगा आप सभी, तमिलनाडु में। और यहाँ पर पश्चिमी वाला भाग का बात किया गया ना, ये वाला क्षेत्र, तो ये आपका पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी कि फूलों का संबंधित विज्ञान है। तो देखिए, फूलों का अध्ययन हम सभी करते हैं फ्लोरिकल्चर में, जबकि फलों का अध्ययन की बात किया जाए तो पोमो कल्चर में करते हैं या पोमोलॉजी में करते हैं। अगला है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है शरीर की सबसे लंबी कोशिका। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। WC क्या करता है? आपकी शरीर का सुरक्षा करता है, यानी कि रोगाणुओं से लड़ता है। RBC क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, तो ये आपका प्रतिरक्षा तंत्र को परावर्तित करता है। सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए, चलिए क्वेश्चन में 24 का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो यहाँ पर दूसरी पूछा गया, अगर पहली की बात करता है ना, तो वो आपका यकृत हो जाता। पहले कौन सा हो जाता? यकृत, यानी कि लीवर हो जाता। दूसरा जो है ये आपका अग्नाशय है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है हेपेटाइटिस बी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, हेपेटाइटिस रोग जो होता है ये आपका विषाणु से होता है, याद रखिएगा आप सभी। HBV विषाणु से होता है। अच्छा, कह सकते हैं हैजा जो होता है ये जीवाणु से होता है। कोलरा जीवाणु से होता है। टाइफाइड जीवाणु से होता है। उसी प्रकार से चिकन फॉक्स हो गया, या कह सकते हैं एड्स हो गया, ये सभी आपका विषाणु से होने वाला रोग है। कवक से आपका दाद रोग होता है। अगला है कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में। देखिए, पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में क्या है? ऑक्सीजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन। उसके बाद दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन 21% के अप्रॉक्स में है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बार बार पूछा जाता है, 0.03% के अप्रॉक्स में है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, मानव जो है कि श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन कितना लेता है? 21%। छोड़ता कितना है? 17% बाहर निकालता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेता है, बट छोड़ने के वक्त ये 4% हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? तो ये आपका हो जाएगा Mn, यानी कि आपका हो जाएगा मैग्नीज के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला है कि ग्लाइसोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ उत्पन्न होती है? तो ग्लाइसोलाइसिस की क्रिया जो है ये आपका कोशिका द्रव में उत्पन्न होती है, याद रखिएगा आप सभी। केंद्रक को कोशिका का क्या कहते हैं? दिमाग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम को जल में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करती वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरहर, जिसे हम सभी क्या कहते हैं? लाहार कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। ये आपका मिट्टी की उर्वरता में बहाल करने में मदद नहीं करती, क्योंकि इसका जड़ जो होता है बहुत मोटा होता है। जब इसको काटा जाता है तो जड़ को बाहर कर लिया जाता है, तो उसके साथ में जो भी चीज़ें होता है आपका सब खत्म हो जाता है। जबकि मूंग हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सभी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, क्योंकि इसका जड़ मिट्टी में ही गल जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो देखिए, खरीफ फसल कौन सा है? जो कह सकते हैं कि बरसात के मौसम में बोया जाता है, जो अभी के समय में बोया जा रहा है, जैसे कि चावल हो गया, खरीफ फसल है। मक्का खरीफ है, मूंग खरीफ फसल है, जबकि गेहूँ, चना, मटर ये सभी आपका रबी फसल का उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक देश है। तो कौन सा एक पेय फसल है? तो ये आपका चाय हो जाएगा। देखिए, चाय के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे आता है, पहला आता है चीन। देखिए, सबसे अधिक चाय का उत्पादन भारत में कहाँ होता है? असम के गुवाहाटी में होता है। सबसे अच्छा किस्म का चाय का उत्पादन दार्जिलिंग में किया जाता है। अगला है कि अरेबिका किस्म की कॉफी शुरुआत में निम्नलिखित में से किस देश से लाई गई थी?
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो देखिए ये यमन देश से लाई गई थी, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा बाबा बुदान जब मक्का की तीर्थ यात्रा पे गए थे तो वहीं से लगभग 7 दाना लेके आए हुए थे, याद रखिएगा, जो कि उस देश से लाना यहाँ पर मना था। जैसे कि अरब की बात किया जाए तो वहाँ से कॉफ़ी लाना मना था, याद रखिएगा आप सभी, चुरा के लाया गया था। तो ये यमन से लाया गया था। लगाया कहाँ गया था? कर्नाटक के मैसूर में लगाया गया था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी के अप्रॉक्स में भारत आया था अरेबिका किस्म की कॉफ़ी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल भोजन और चारे के लिए रूप में प्रयोग की जाती है? देखिए सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन जो करता है वो कर्नाटक करता है। देखिए मक्का का जो प्रयोग होता है ये भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है मक्का का प्रयोग। अगला है यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी? तो ये आपका हेमरसक जॉर्ज था, याद रखिएगा आप सभी, इसकी ही मृत्यु हो गई थी। अच्छा अगर वर्तमान में बात किया जाए कि यूएनओ का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो 2017 से अभी तक सचिव बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा आप सभी। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। अच्छा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे आप सभी। अच्छा संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य के कितने राष्ट्र थे? तो कुल इसमें 42 राष्ट्र थे, याद रखिएगा आप सभी। कितना? 42। अगला है कि बोबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था, डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता बहाल किया गया था इसका। तो ये किस संधि के बाद हुआ था? वियना की संधि, याद रखेंगे आप सभी। वियना की संधि के बाद जो है कि सत्ता बहाल हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन किस बार भारत आया था? तो यहाँ पर डेट के साथ में दिया गया है। तो यहाँ पर साइमन कमीशन की बात किया गया है, तो यहाँ पर डेट के साथ में दिया गया है। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, जो भारतीयों ने इसका विरोध किया था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज था। इसी विरोध में लाला लाजपत राय मारे गए थे। अल्लोरी सीता राम राजू कौन थे? चलिए क्वेश्चन में 40 का राइट आंसर कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता थे ये। अगला क्वेश्चन है कि परिस्थिति का समानार्थी क्या होगा? परिस्थिति का अर्थ क्या होता है? कुछ घटित होना। इसका अर्थ होता है परिणाम, दशा, हालत हो जाएगा। तो परिणाम हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखिए अरब सागर जो है इस साइड, अरब सागर इस समय बंगाल की खाड़ी है इस साइड में। तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर ये आपका अरब सागर में गिर जाती है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि महानदी गोदावरी और आपका कावेरी ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है कि यदि लोलक की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कीजिएगा, सॉरी 43 का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा √2 गुना हो जाएगी। थोड़ा सा फास्ट में करेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी में किया जाता है? देखिए ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपका विकृति जन्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे कह सकते हैं कि कोई फ्रैक्चर हुआ है, हाथ पैर टूट गया है, कोई बीमारी हो गया है, तो उसका पता करने के लिए हम सभी एक्सरे का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? इसका खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने। कब? 1895 के अप्रॉक्स में। अगला है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभव ताप कौन सा है? तो देखिए जिसके नीचे पदार्थ को ठंडा नहीं हो सकता है वो आपका न्यूनतम ताप हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। या कह सकते हैं इसे परम शून्य ताप भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी, या 0 डिग्री केल्विन भी कहा जाता है इसको। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्नलिखित द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पर बात किया गया है कि एक आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर भट्टी है, डायरेक्ट इसको ऊष्मा जो मिल रहा है ये विकिरण के माध्यम से मिल रहा है। इसमें कोई भी माध्यम नहीं होता है, याद रखेंगे आप सभी। जैसे सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होता है वो भी आपका विकिरण के कारण होता है, याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि उसके माध्यम में कुछ नहीं रहता है। जैसे कह सकते हैं कि चालन विधि से एक छड़ जो गर्म होता है, चालन विधि से इस भाग को गर्म कीजिएगा तो धीरे धीरे ये वाला भाग भी गर्म हो जाएगा। तो ये चालन विधि से होता है। वायुमंडल जो गर्म होता है वो आपका संवहन विधि से गर्म होता है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाएगा, ठंडा हवा नीचे आएगा, फिर गर्म हवा ऊपर जाएगा, ठंडा हवा नीचे आएगा। तो ये संवहन विधि हो गया। दूध जो गर्म होता है ये संवहन विधि के द्वारा होता है। पानी गर्म संवहन विधि से होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कुकिंग गैस में 90% से अधिक जो है कि प्रयोग किसका करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कीजिएगा क्वेश्चन में 47 का। तो ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? LPG C4H
टेन का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटेन का प्रयोग होता है। और इसके साथ में इसमें हम सभी प्रोपेन भी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? प्रोपेन भी मिलाते हैं या प्रोपेन रहता है। अच्छा, महक के लिए जो है कि किसका प्रयोग किया जाता है? एथाइल मरकप्टेन का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा आप सभी, किसका प्रयोग करते हैं? एथाइल मरकप्टेन का प्रयोग करते हैं महक के लिए। अगला है कि किस अम्ल से दूध खट्टापन हो जाता है? तो किस अम्ल से दूध खट्टापन हो जाता है? लैक्टिक अम्ल से। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि सोने की वस्तु में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत कितनी होती है? तो यह लगभग 100% तक शुद्ध ही होता है। 22 कैरेट सोना प्रयुक्त होता है शुद्ध की अगर बात किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? यह आपका 1838 के अप्रॉक्स में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू किया गया था या कब लागू हुई थी? तो ये 1870 में हुई थी। डेट को एग्जैक्ट याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि बम्बई की चौल जो है ये किस प्रकार की इमारत थी? तो ये आपका एक बहुमंजिली इमारत थी। याद रखिएगा आप सभी, किस प्रकार की बहुमंजिली इमारत थी। अगला है भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं कानून निरोध अधिनियम पारित किया गया था? तो ये आपका सबसे पहले 1863 में कोलकाता में लाया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में। बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बहुमंडलीयकरण शब्द का इजाद जो है ये किसने किया था और कब हुआ था? तो इसका कह सकते हैं इजाद किया था जॉन विलियमसन ने 1990 में। जॉन विलियमसन ने 1990 में किया था। अगला है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए एशियाई विकास बैंक जिसे हम सभी क्या कहते हैं? नाबार्ड के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1966 में किया गया था। तो दिसंबर 1966 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यालय कहाँ पे है आप सभी को पता है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में जो है कि इसका मुख्यालय है। याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे है? मनीला में इसका मुख्यालय है। अगला है कि जापान में छपाई गई तकनीकी जो है ये किसके द्वारा लाई गई थी? तो ये आपका चीन भिक्षुकों द्वारा, जो चीन बौद्ध भिक्षु था ना, इसी के द्वारा लाई गई थी। हाथ से छपाई के लिए परिचित था छपाई तकनीक। अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा जो है ये किस राज्य में है? चलिए क्वेश्चन में 57 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो सभी को पता होगा नाथुला और जेलेपला कहाँ पे? सिक्किम में है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछे कि जोजिला दर्रा कहाँ पे, बता सकते कोई हमको? बताइए जोजिला दर्रा कहाँ पे है? तो ये आपका कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है और लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है। ये जोजिला लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। यहाँ से एक नया दर्रा याद रखिएगा आप सभी, लानक दर्रा। ये आपका कहाँ पे है? लानक दर्रा लद्दाख में ही पड़ता है, जो लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। बात समझे आप सभी? अच्छा, बुर्जुल दर्रा की बात किया जाए तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? कश्मीर वाला क्षेत्र में, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को और उसके बाद जो है कि आपका देवसाई मैदान को जोड़ता है। ये किसको? देवसाई मैदान को जोड़ता है। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात प्रभाव किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये आपका कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में है। याद रखिएगा आप सभी। और यहीं पर जो है कि 1902 ईस्वी में क्या बनाया गया था पता है आप सभी को? बिल्कुल, जल विद्युत केंद्र की स्थापना किया गया था शिव समुद्रम जलप्रपात पर। अच्छा, बात किया जाए कि बताइए शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। कहाँ पे? कर्नाटक में है। इसके अलावा जोग या गोरसप्पा की बात किया जाए, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, कहाँ पे है? शरावती नदी पर है। याद रखिएगा आप, ये कहाँ पे? कर्नाटक में है। शरावती नदी कर्नाटक में है। अच्छा, हुंड्रू की बात किया जाए तो हुंड्रू कहाँ पे है? तो हुंड्रू रांची में है और ये स्वर्णरेखा नदी पर है। अच्छा, गौतम धारा कहाँ पे है पता है आप सभी को? गौतम धारा जलप्रपात ये आपका रारू नदी झारखंड में पड़ता है। याद रखिएगा आप सभी। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट धुआंधार नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा दूध सागर हो गया और उसके बाद कपली धारा हो गया, ये भी आपका कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। दूध सागर और कपली धारा मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पर है। इसके अलावा बिहार से संबंधित याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइएगा काकोलत जलप्रपात जो है, काकोलत जलप्रपात ये कहाँ पे है? नवादा में है। कहाँ पे है जी? नवादा में है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए दुर्गावती जलप्रपात जो है ये आपका कहाँ पे है? दुर्गावती जलप्रपात, तो दुर्गावती जलप्रपात ये रोहतास और कैमूर की सीमा पर है। याद रखिएगा आप सभी, रोहतास और कैमूर की सीमा पर है। रोहतास और
कैमूर की सीमा पर स्थित है, कैमूर की सीमा पर स्थित है आपका दुर्गावती। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए धुआं कुंड कहाँ पे है, तो आपसे क्या बता सकते हैं, धुआं कुंड जो है ये आपका कहाँ पे है, धुआं कुंड तो रोहतास में ही पड़ता है, याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे है, रोहतास में है। तो इतना सा फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं है, तो देखिए अमरकंटक से उद्गम नर्मदा, उसके बाद जो हो जाएगा सोन नदी का हो जाएगा जो उत्तर की ओर बहेगा, नर्मदा पश्चिम की ओर, और जोहिला सोन की सहायक नदी है जोहिला। ताप्ती नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, बैतूल जिला में सतपुड़ा पहाड़ी की मुल्ताई नामक स्थान से होता है। किस जिला से, बैतूल जिला से, याद रखिएगा आप सभी, बैतूल जिला से कह सकते हैं, सतपुड़ा पहाड़ी के मुल्ताई नामक स्थान से इसका उद्गम होगा और ये अरब सागर में जाके गिर जाएगी जो एस्चुरी का निर्माण करती है। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था, तो राइट आंसर होगा अरब वासियों ने सबसे पहले मानसून शब्द का प्रयोग किया था। अगला है कि रबड़ किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा, तो देखिए यहाँ रबड़ की बात किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तुम राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत आता है। यहाँ पर वर्षा जो है 200 सेमी से अधिक होता है। जैसे कह सकते हैं कि अगर भारत का देखिएगा तो ये पश्चिमी घाट वाला जो सह्याद्री श्रेणी वाला है और पूर्वी घाट जो है यहाँ पर आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बात समझे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाला क्षेत्र में वर्षा होती है। देखिए जहाँ पर सिनकोना वृक्ष पाई जाती है वहाँ पर वर्षा लगभग 100 सेमी से अधिक के अप्रॉक्स में, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा है। कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहा है। साक्षरता दर बिहार का सबसे कम है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, अगर बात किया जाए कि बिहार में सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो किस जिले में है, तो शिवहर जिला में है, शिवहर जिला में है, याद रखिएगा आप सभी। और सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम हो जाएगा आपका कैमूर में, याद रखिएगा आप सभी। सबसे कम कहाँ पे, कैमूर। देखिए सबसे अगर ज़्यादा जन घनत्व बिहार में बात किया जाए तो शिवहर जिला हो जाएगा, सबसे कम कहाँ पे, कैमूर में है। देखिए शिवहर की जो बात किए थे अभी, यहाँ पर आपका 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं, जबकि कैमूर में मात्र में 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो निवास करता है। अगला है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है। अगर 2023 का आंकड़ा अगर देखा जाए डिजिटल जनगणना के अनुसार तो भारत हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। यहाँ पर जो जनसंख्या है लगभग अभी आपका 142.86 करोड़ के अप्रॉक्स में है, जबकि चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ के अप्रॉक्स में है। तो बस थोड़ा सा का अंतर है, तो भारत पहले स्थान पे अभी है। अगर 2011 जनगणना की बात किया जाए तो इस समय देखा जाए तो ये आपका चीन हो जाएगा 2011 के अनुसार। श्रीलंका की राजधानी कहाँ पे है, आसान प्रश्न है, राइट आंसर होगा जयवर्धने पूरा हो जाएगा इसकी राजधानी। पहले कोलंबो था। अगला है प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए गए, यहाँ बोत्सवाना की बात की गई, लाए गए 8 चीते को किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया है, तो ये आपका गांधी सागर में किया गया है। गांधी सागर आपका वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। देखिए इससे पहले नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाया गया तो चीता, वो आपको कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था 2022 में जो आया था, और 2023 में वो आपका कूनोबलम रखा था। और अभी जो वर्तमान में बोत्सवाना से जो लाया गया है ये आपका गांधी सागर में रखा गया था। अगला है कि हाल ही में यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, तो देखिए मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में जो शामिल किया गया नाट्यशास्त्र और उसके बाद भागवत गीता को, यानी कि डी राइट आंसर होगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा, तो ये आपका होगा अमरावती, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे, अमरावती में। अगला है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो विधि आयोग जो है ये आपका गैर संवैधानिक निकाय है और इसके अध्यक्ष अभी है दिनेश माहेश्वरी, याद रखेंगे आप सभी। अगला है कि बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपका राजगीर में किया गया है। कहाँ पे, राजगीर में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अप्रैल 2020 में भारत का दौरा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति कौन था। राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो कि भारत नहीं आया है। उपराष्ट्रपति आया हुआ था 2025 में, फरवरी के अप्रॉक्स में आया था, जेडी वेस, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है, तो ये आपका छठा वाला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन कहाँ किया गया, तो देखिए ये आपका हुआ है अल
धफड़ा एयरबेस यूएई में हुआ है, याद रखिएगा, अल धफड़ा एयरबेस यूएई में। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थानों को ग्लोबल जियो फॉर्म नेटवर्क में शामिल किया है? तो कुल अभी जो शामिल किया गया है वो आपका 16 स्थानों को शामिल किया गया है ग्लोबल जियो फॉर्म नेटवर्क में। अगला है कि 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो ये आपका भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। तो चलिए इस प्रकार से आज की सेशन में कुल 75 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे, जिसमें कि करंट अफेयर का भी थोड़ा अच्छा वेटेज रखे थे, बहुत बढ़िया करंट अफेयर था। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। और 75 में कितने स्कोर किए ज़रूर बताइएगा।